छोटे भाई की छोटी बातों में फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है कितने आदमी थे। आप लोगों को याद होगा ये गब्बर सिंह का मशहूर डायलॉग था, वो पिस्तौल लहराते हुए, कितने आदमी थे? 2 आदमी थे। करता उड़ा दिया। एक उनका और मशहूर डायलॉग है, रात को जब माँ बच्चे से कहती है जब नहीं सोते सो जाओ नहीं तो गब्बर सिंह आएगा। अब सोचिए शोले के डायलॉग मुझको कैसे याद आई, इसलिए क्योंकि शोले से मुझको बढ़कर एक आग लगने की संभावना है। और वो आग क्या है, वो जो हाल में उत्तर प्रदेश सरकार, ये देखिए एक कानून है यूपी पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, यूपी पॉपुलेशन कंट्रोल बिल 18 पन्ने का है, मेरे पास है। ये कोई बनी बनावटी चीज़ नहीं है, सरकार इसको पेश करना चाहती है। अब इसमें घबराने की बात क्या है, पिस्तौल से भी खतरनाक क्यों है? इसलिए क्योंकि उसमें कुछ विशेष प्रावधान है। पहला कि जिसके 1 या 2 बच्चे हैं उनको सरकार सारी सुविधाएं मुहैया कराएगी, नौकरी भी देगी, जो भी सुविधाएं सब देगी। लेकिन यदि 2 से बढ़कर 3 बच्चे हैं तो सरकार उनको नौकरी क्या, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको प्रमोशन प्रोन्नति भी नहीं देगी। और यदि 3 बच्चे हैं तो केवल 2 बच्चों को राशन मिलेगा, तीसरे बच्चे के लिए राशन नहीं मिलेगा। सोचिए, एक साइड हम लोग कहते हैं राइट टू फूड एक्ट, मतलब अन्न का आपका अधिकार है, और दूसरी तरफ हम बच्चों से उसी अन्न को छीन रहे हैं। तो ये शोले से बढ़कर आग नहीं है तो क्या है? अब सरकार जो विधेयक पेश कर रही है वो कह रही है, ये नहीं कह रही जनसंख्या को नियंत्रित रखने का, कह रही जनसंख्या को संतुलित रखने का। संतुलन मतलब बैलेंस, का मतलब क्या? एक तरफ भारी एक तरफ हल्का। तो ये देखिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि दबी जुबान से जो खुल के नहीं कह रही, दबी जुबान से जो कह रही हैं कि मुसलमानों की संख्या हिंदुओं की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसलिए इन पे अंकुश लगाना बहुत ही आवश्यक है। और इसी प्रकार कहीं कहीं अच्छा नहीं लगता कहने में भी, लेकिन सुनने को मिलता है, इसलिए मैं कहूँगा हम 2 हमारे 2, उनके 5 और 25, मतलब मुसलमानों के 5 बीवी होती हैं और 25 बच्चे होते हैं। यदि ये सोच प्रचलित ना होता तो हंसी की बात होती, हास्यप्रद होता, लेकिन बहुत लोग इस दुष्प्रचार से भ्रमित है, इसलिए हकीकत जानना बहुत ज़रूरी है। और हकीकत में क्या है, मैं अपना विचार रखना नहीं चाहता हूँ, मैं आपके सामने सरकारी आंकड़ों को रखना चाहता हूँ। और सबसे टॉप जो सरकारी आंकड़ा है वो है सेंसस ऑफ इंडिया। सरकार के जो जनसंख्या होती है, सांख्यिकी होती है, जो प्रति 10 वर्ष वो निकालती और छापती है, ये मैं इनके आंकड़ों को मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इनमें से मैंने कुछ आंकड़ों निकाला है। सबसे पहले मैं आपको ये टेबल ए दिखाना चाहता हूँ, आप थोड़ा गौर से देखिएगा। ये टेबल ए जो है प्रति 10 वर्ष 1951 से लेके 2011 तक, क्योंकि 2021 का अभी तक जनगणना नहीं हुई है। तो इसमें हम लोग देखेंगे, यदि हम ध्यान से देखते हैं कि ये आप देखिएगा कि 1951 में हिंदुओं के प्रतिशत था 84%, जो 2021 में 79.8 हो गया। हालांकि अनुमान है कि 2021 में फिर थोड़ा बढ़ के 80% के ऊपर जाएगा। दूसरी तरफ यदि हम मुसलमानों को देखते हैं, सन 51 में 9% के करीब था और 2021 में ये 14% तक हो गया। तो अवश्य यदि हम केवल इन आंकड़ों को देखेंगे तो चिंता का विषय बनता है। तीसरा हम देखते हैं, ईसाई धर्म के ऊपर कई बार आरोप लगाया जाता है
कि धर्मांतरण करते हैं और उनकी संख्या तेजी से बढ़ रही। लेकिन हम देखें सन 51 से लेके 2011 तक हमारा उतनी प्रतिशत रहा, और विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2021 मतलब अब की जो जनगणना होगी ये और घट करके 2.25 हो जाएगा। तो सोचिए क्या सच क्या झूठ। अब मैं एक और टेबल बी को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये देखिए टेबल बी, ये है जो हर 10 वर्ष दशक में जो वृद्धि होती है, ठीक है, इसको कहते हैं डेकेडल ग्रोथ रेट। एक दशक में कितनी वृद्धि होती है। अब इसमें हम देखेंगे कि एक समय था सन 61 में, क्योंकि 51 से शुरू हुआ तो बढ़ोतरी 61 से हम देते हैं। उस समय हम देखते हैं चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उन लोगों की बढ़ोतरी काफ़ी अधिक थी और मुसलमानों के अवश्य ज़्यादा था। लेकिन हम समय के हिसाब से देखते जाएं कि जो 61 के जो आंकड़े थे 2011 के आंकड़ों में काफ़ी घटा है। उससे भी ज़्यादा जो घटा है मुसलमानों का घटा है, 32 से लेके 24। और अब जो 2021 के जो अनुमान है उसके अनुसार मुसलमानों का 24 से लेके से भी घटकर 18 इतना तक उतर के आएगा, जो कि हिंदुओं के वृद्धि दर और मुसलमानों के वृद्धि दर करीब करीब बहुत ही पास आ जाते हैं, और यह हमारे लिए शुभ संकेत है। मैं आपके सामने आंकड़ों इसलिए पेश करना चाहता हूं क्योंकि हम दुष्प्रचार पे जाना नहीं चाहते हैं। अब जैसे हमने अभी हम लोग सुन रहे थे उनके 5 बीवी हैं। अब हम देखते हैं टेबल सी में मैं कुछ और आंकड़ों को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सबसे पहले हम सेक्स रेशो लिंग पाथ को देखना चाहेंगे। लिंग पाथ में हम देखते हैं कि मुसलमानों का 1000 पुरुष के लिए 951 महिलाएं। यदि 1000 पुरुष के लिए 951 महिला ही हैं, तो इसका मतलब एक बीवी भी नसीब नहीं हो रहा, तो 5 बीवी तो बहुत दूर की बात है। तो ये बहुत दुष्प्रचार है। और हम देखें कि औरों की तुलना में जो वर्कर्स पार्टिसिपेशन मतलब नौकरी में प्रतिशत, मुसलमानों के नौकरी प्रतिशत और सबकी तुलना में सबसे कम 31 है। उसी तरह शिक्षा क्षेत्र में भी सभी कौमों में सबसे कम मुसलमानों का 60%। ये क्या संकेत दे रहा है? क्या ये जनसंख्या, शिक्षा और नौकरी एक दूसरे से जुड़े तो नहीं है? बिल्कुल जुड़े हैं, क्योंकि जो केरल, तमिलनाडु और आंध्रा के आंकड़ों को देखते हैं, जहाँ पर शिक्षा और दीक्षा पर विशेष बल दिया गया है, वहाँ ये जनसंख्या वृद्धि बहुत घट गई है, और बिना कोई जोर जबरदस्ती या काला कानून से। तो हमको जो संदेश मिल रहा है कि हम लोगों को दंडित ना करें, लेकिन उनको शिक्षा दीक्षा पर बल दें। जो इस समय देखा जाए तो उत्तर प्रदेश इन मामलों में हम लोग काफ़ी पीछे हैं। अब मैं 2 और चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। पहला उदाहरण है चीन का। चीन में जोर जबरदस्ती से एक परिवार एक बच्चे का कानून बनाया गया। अब चीन पछता रहा कि उनके यहाँ नौजवान कोई है ही नहीं। अब चीन कह रही 3 बच्चे पैदा करो, 1 नहीं 2 नहीं 3 बच्चे पैदा करो, हम चाह रहे और बच्चे पैदा करो। कहने का मतलब जो है, जब सरकार इन चीज़ों में दखल करती है, जोर जबरदस्ती करती है, तो कहीं ना कहीं मामला बिगड़ जाता है। अब लास्ट जो मैं आंकड़ा आपके सामने पेश करना चाहता हूँ वो है जिसको कहते हैं फर्टिलिटी रेट, अर्थात प्रजनन दर कि एक महिला के कितने बच्चे होते हैं या होने चाहिए। अब अगेन फिर से
विशेषज्ञों का कहना है कि यदि आज की तारीख यदि हमें जनसंख्या को स्थिर, मतलब ना बढ़े ना घटे, यदि हम इसको स्थिर रखना चाहते हैं तो प्रति महिला के 2.1 बच्चे होने चाहिए। मतलब ये नहीं कि ये आंकड़े हैं, 2.1 बच्चे होने चाहिए। और कई प्रांतों ने इस दर्जे को प्राप्त किया है, खुशी की बात है। यदि हम राष्ट्रीय स्तर पे देखें तो ये आंकड़ा है 2.3, लेकिन उत्तर प्रदेश में यह है 3.1। इसका मतलब औरों की तुलना में उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ है और हाँ, नियंत्रण की आवश्यकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कानून और कानूनी पिस्तौल लहराने से हम ये प्राप्त कर सकते हैं या लोगों को शिक्षा दीक्षा देने से। आर्थिक विकास करना है, बहुत जरूरी है, शिक्षा दीक्षा देना है, लेकिन उससे भी बढ़कर सबके विश्वास को भी जीतना है। विकास अपनी जगह, विकास होता है और विश्वास नहीं होगा तो विनाश होगा। सोचिए, इसमें कोई और विकल्प नहीं है। विकास के साथ विश्वास, क्योंकि यदि विकास हो और विश्वास टूट जाए तो विकास सब बेकार है, उसका विनाश ही हो जाएगा। तो यदि हम लोग अक्लमंदी से काम करते हैं, ना ही कोई सियासी फायदे के लिए, तो अवश्य उत्तर प्रदेश में भी हम लोग कामयाब होंगे और जनसंख्या को हम नियंत्रित कर सकेंगे। अपनी तरफ से मैं 2 छोटे सुझाव देना चाहूँगा। पहला ये है कि जो बाल विवाह कानून है उसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि मौजूदा में ये है कि 21 साल का लड़का और 18 साल की लड़की लोग शादी कर सकते हैं। मेरा सुझाव सरकार को ये है कि लड़के के लिए आप 23 साल कर दें और लड़की के लिए 21 साल कर दें। इसमें अपने आप ही आप एक नियंत्रण आ जाएगा। दूसरा, जो सरकार अपनी जगह जो कर रही है, अब हम लोगों को ये नहीं कहना है कि कितने आदमी थे या कितने बच्चे हैं। अब हमको ये सोचना है के अपनी जगह काम कर रही है, लेकिन आप और हम, और विशेष करके जो धर्म गुरु हैं और जो अन्य हर एक कौम के जो नेता हैं, हम लोग को अपनी जिम्मेवारी निभानी है। हमें एक शुभ संदेश देना और उससे भी बढ़ के एक नेक उदाहरण देना है। आपको ये जानकर हंसी भी आ सकती है, अजीब से लगेगा कि जिस राजनीतिक दल ने ये विधेयक तैयार किया है, उनके 300 विधायक हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा में। उन 300 में से 152 ऐसे विधायक हैं जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं, इतना तक कि एक के 8 बच्चे भी हैं। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि कथनी और करनी में अंतर नहीं होना है। कहना बहुत आसान है, करके दिखाना एक अलग बात है। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद है तो कृपया कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सुनने के लिए, देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।